हाँ जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट लूँगा आपके। मैं आपको बता देता हूँ और इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें जितने भी आईएएस और पीसीएस में जितने भी इंडियन पॉलिटी में जो पीवाईक्यूज़ पूछे गए चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, उनका पूरा ये पीडीएफ है। तो इसमें जितने भी चैप्टर आप देख सकते हैं, जैसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, 1 सेकेंड, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जितने भी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज ये पूरा कंपैरिजन इसमें दिया हुआ है। तो ये सारे चैप्टर्स आप देख लीजिए। इसमें लगभग 21 इसमें टॉपिक चैप्टर है और बाकी के ये सब टॉपिक्स हैं। एंड ये जितने भी ये इसमें आईएएस में जितने पूछे गए 2011 से 23 तक के क्वेश्चन है, सीडीएस के, एनडीए, सीएपीएफ, ईपीएफओ, सारे इंडियन पॉलिटी में अब तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक वाइज वो सब दिया हुआ है इसमें। पीसीएस से आरओ, लोअर सबऑर्डिनेट वगैरह मोस्टली एग्जाम से क्वेश्चन है इसमें। लगभग 4000 क्वेश्चन का कंपाइलेशन है पॉलिटी का। तो स्टे ट्यून्ड, ये पूरा पॉलिटी का वीडियो आपको कराया जाएगा। एंड ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है, बाइफर्केशन दिया हुआ है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आज तक पूछे हुए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ये संघीय कार्यपालिका विधायिका से पूछे जाते हैं, बाकी ये सब इसका दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। तो कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कोर्ट नहीं कर सकता। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। ये स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स आर स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है। इंडियन शेड्यूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा क्योंकि वो नहीं कर सकती। सीपीओ पूछा गया है, ये रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन है। इसमें पूछा है क्या गलत है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इट मेड द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल सुप्रीम ओवर दोज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास इन मैटर्स रिलेटिंग टू वॉर एंड पीस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द टेन्योर ऑफ द गवर्नर एंड हिज काउंसिलर्स वाज फिक्स्ड 5 ईयर्स का कर दिया गया था, ये भी सही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा, ये भी सही है। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट प्रेसिडेंसीज, ये ऑथराइज नहीं किया गया था इसमें। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा क्योंकि गलत पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द चार्टर एक्ट 1813 के बारे में क्या सही नहीं है। तो ये अलाउ करता है क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर पर्पस ऑफ एनलाइटनमेंट, ये सही है। इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया, ये भी सही है। द एक्ट अवॉइड्स द ट्रेड मोनोपोली, ये इसमें दिया 33 के एक्ट में था, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस विथ 20 मेंबर्स वर क्रिएटेड। तो ये 1919 के एक्ट में क्रिएट किया गया था, ऑप्शन बी सही होगा इसका। ओके, ये दिया हुआ भारत शासन 1919 के द्वारा 120 सदस्यों चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। विच एक्ट एस्टैब्लिश द डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंस। तो ये भी 1919 के एक्ट में एस्टैब्लिश हुई थी डायरकी प्रोविंस में, लेकिन 1935 के द्वारा ये केंद्र में लागू करी गई थी और प्रोविंस से खत्म कर दी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा क्या सही नहीं है। तो इट वॉज एन आउटकम ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस सही है। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरलिज्म, ये बिल्कुल सही बात है, ऑल इंडिया फेडरलिज्म को एस्टैब्लिश हुआ था। इट रिटेन द अथॉरिटी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं ये गलत है। इट इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का प्रोविजन, ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो डी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चैप्टर ये और सब टॉपिक है स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पूछा गया है करेक्ट अर्लीस्ट टू लास्ट एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है ये। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्टली मेट। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की पहली मीटिंग हुई थी, इसके बाद ड्राफ्ट कमेटी बनी थी एंड उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्ट हुआ था एंड डेट ऑफ अनाउंसमेंट ये बाद में 26 नवंबर की अलग हो गई। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1 2 3। ये ड्राफ्टिंग कमेटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्टेड हुआ था 26 नवंबर को एंड अनाउंसमेंट ये 26 जनवरी। तो 4 1 2 3 सही है। और ये देख लीजिए पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जो 19 अगस्त
और 26 नवंबर को इसे अडॉप्ट कर लिया गया था और पूरी तरीके से 26 जनवरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो ये बेस्ट इफेक्ट करता है डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेकिंग ऑफ द नेसेसरी लॉज, नहीं इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सही है लेकिन उतना बेस्ट नहीं करता। डिफाइन करता है लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये इसका सबसे परफेक्ट आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है और ये 2023 में पूछा गया। When did Nehru introduce the objective resolution the Constitution Assembly? तो ये 13 दिसंबर 1946 को गवर्नमेंट ये जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था। ओके, रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा था। फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950 को हुआ था, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज डिक्लेयर्ड टू बी द इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस फाइनल सेशन, ये भी सही है। तो उसके दोनों सही होंगे। अब ये नेक्स्ट पूछा गया है, द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नीलम संजीव रेड्डी हैज आल्सो वर्क एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा पीरियड टू द इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन इसका भी वन सही होगा। सॉरी ये स्टेटमेंट इसका सही है। नीलम संजीव रेड्डी हैज आल्सो वर्क एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा पीरियड टू इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन सही होगा इसका, बहुत दोनों सही है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा को स्वीकृति दी थी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 77 से 82 तक रहा। इन्होंने 6वीं लोकसभा के रूप में उन्होंने कार्यकाल, दोनों तरह से सही है इसके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज अमॉन्ग सिटीजन्स, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप एज ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर टू प्रिपेयर a draft constitution of India। 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी। 26 नवंबर 1949 को कहाँ सेट अप हुई ड्राफ्टिंग कमेटी यार, दूसरा गलत हो जाएगा इसका। पहला सही है इसका आंसर, पहला सही है, दूसरा गलत है। ड्राफ्टिंग कमेटी ये सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 को। ओके, हुई भीमराव अम्बेडकर ने रही। Among the following introduced the objective resolution in the Constitution Assembly 13 दिसंबर 1946 को, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। What are true about Constitution Assembly के बारे में सही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, बिल्कुल सही वाला स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ये परमानेंट प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे, तो ये दूसरा गलत है। मुस्लिम लीग बाइकॉटेड फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये भी सही है, ऑप्शन सही होगा इसका 1 और 3। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 2 साल 10 महीने 18 दिन लगे, 11 महीने 18 दिन कुछ लगे थे यार, पहला ही सही है। ओके, Who said the Constitutional Assembly alone can produce a constitution indigenous to the country and truly fully represent the will of the people, तो ये महात्मा गांधी ने बोला था। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड उसके चेयरपर्सन दिए हुए हैं। तो लीग कमेटी के जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये गलत है। यूनियन पावर इसके जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये दोनों गलत है। माइनॉरिटी कमेटी के एस सी मुखर्जी थे एंड फंडामेंटल सब कमेटी के जे.बी. कृपलानी थे एंड एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन 2 गलत हैं, 3 सही है इसमें, तो इसका ओनली 3 पेयर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, अम्बेडकर फर्स्ट स्पीच इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एंड ये क्या है, सीक्वेंस में लगाना है। अम्बेडकर की पहली स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड अप्रूव कॉमनवेल्थ मेंबरशिप ऑफ द इंडिया एंड नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये 13 दिसंबर को आया था 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को आया था। एंड अप्रूवल ऑफ कॉमनवेल्थ एंड संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपनाना ये हुआ था 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1947 को। तो पहले हो जाएगा 4 के बाद हो जाएगा, इसके बाद अम्बेडकर की स्पीच थी 4123 आंसर होगा इसका 4123, ऑप्शन सी सही है इसका, ये दिए हुए हैं इसके।
नेहरू का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946, संविधान सभा के अम्बेडकर की अभिभाषण 17 दिसंबर को हुआ था 1946 को, एंड राष्ट्रध्वज को अपनाना ये 22 जुलाई को, एंड संविधान का अनुमोदन हुआ था 28 अप्रैल को। ऐसा पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो ट्रिब्यूनल्स ये भाग 11 में ये नहीं आते, ट्रिब्यूनल्स यही करेक्टली मैच नहीं है। यूनियन टेरिटरीज 8 में आते हैं, शेड्यूल ट्राइबल एरिया 10 में, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 में आते हैं, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में, ये भी सही है। तो राजभाषा ये इसमें दिया हुआ है, राजभाषा 17 में आती है, पार्ट 17 में, एंड ये संघराज क्षेत्र भाग 8 में आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति भाग 10 में, अधिकरण 14 में। तो ऑप्शन इसका ये गलत हो जाएगा। ये 14th ए में आते हैं ट्रिब्यूनल्स। Which of the following subject and arrange them into the sequential order as mentioned in the constitution? Sequential order में पूछा हुआ, ये बीसीएस में आया हुआ है ये। और सबसे पहले पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी दिया हुआ है पार्ट 1 में, फिर सिटीजनशिप है पार्ट 2 में, उसके बाद डीपीएसपी है, फिर मौलिक कर्तव्य पार्ट 4A एंड 4। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ 2, फर्स्ट थर्ड फोर्थ 2, ऑप्शन बी सही होगा इसका। शेड्यूल अमंग द, इसमें नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉ वेयरिंग एक्सेप्शन सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट, ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट, बैंक्रप्सी एंड ये कंकरेंट लिस्ट के अधीन आता है। ये स्टेटमेंट ये कंकरेंट लिस्ट का नहीं, ये सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स ये स्टेट लिस्ट में आता है, एंड बैंक्रप्सी एक्सक्लूसिवली अंडर द यूनियन लिस्ट, ये ऑलरेडी कर दिया गया इसी का। तो ऑप्शन इसका भी सही है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was added to the constitution for the first added to the constitution by the first constitutional amendment। तो ये शेड्यूल ऐड करी गई थी 9th शेड्यूल पहली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ये भारत संविधान की 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान 1951 में जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। 5th शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये शेड्यूल टाइप से है 5th शेड्यूल। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर डिक्लेयरिंग एनी एरिया एज शेड्यूल एरियाज अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें जनसंख्या का बाहुल्य होना चाहिए, एंड कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया होना चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए, नोटिफिकेशन मस्ट बी इशू बाय द गवर्नर। कंसिडर चौथा चारों सही है इसमें, 1 2 3 4 आपसे इसका सही होगा। Among the following is given discretionary power under the 5th schedule of the Constitution of India to set up a tribes advisory council in a state which has scheduled tribes but not scheduled areas। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा कर सकते हैं। 5वीं अनुसूची भाग में ऐसे तहत प्रत्येक राज्यों में सूचित क्षेत्र है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शेड्यूल सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये 9th शेड्यूल में बोला गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल, ये 9th शेड्यूल में है, 4th शेड्यूल में है, तो पहला गलत हो गया इसका। थर्ड शेड्यूल में ओथ दी गई है, एंड 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है, 10th शेड्यूल में प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है, ये भी सही है, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। 9th शेड्यूल में कुछ अधिनियम है उनका विनियमों का विनियमन कर दिया गया है, एंड ये फिर से फर्स्ट शेड्यूल ओथ दी गई है, ये गलत है। इसमें क्या बोला है, करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ है, तो ये गलत है। थर्ड शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स ये 4th में है, ये 3rd में है, ये 4th में है। 5th शेड्यूल प्रोविजन लेट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये सही है। 9th शेड्यूल प्रोविजन लेट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट्स, तो ये भी गलत है। ऑप्शन इसका ओनली 1 सही होगा। विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1967, तो इसमें सिंधी जोड़ी गई थी 8th शेड्यूल से। इसमें देख लीजिए, वर्तमान में कुल 22 भाषा हैं, पहले कुल 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान 1967 से पहले सिंधी जोड़ी गई, फिर 71वें संविधान से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 92 में इसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। फिर 92 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2003 में, उसमें मैथिली, डोगरी, बोडो एंड संथाली ये जोड़ी गई।
ओके अगेन उसी से क्वेश्चन है शेड्यूल से। तो फर्स्ट शेड्यूल में बोला गया है द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, सेकंड में ओथ, थर्ड में एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ये फोर्थ शेड्यूल में है, और थर्ड शेड्यूल में फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजन एज द डेवलपमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कंप्यूटर एंड ऑडिटर प्रोविजन, ये सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है। थर्ड शेड्यूल में ओथ है, फर्स्ट में यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगे, फिफ्थ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ये हो जाएगा। तो A1A 3B 4C 1A 3B 4C, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। तृतीय में ये ओथ है, चतुर्थ में ये राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, फिफ्थ में अनुसूचित जाती हैं। फिर अगेन ये शेड्यूल से ही क्वेश्चन है। थर्ड शेड्यूल ये सॉरी एक सेकेंड, फोर्थ शेड्यूल ये एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। थर्ड शेड्यूल ओथ एंड अफर्मेशंस दिए हुए हैं। सेवन्थ शेड्यूल लैंग्वेजेस एंड एथ शेड्यूल सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू द लॉ एंड पार्लियामेंटेशन। तो A2B1 ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ओके, सातवीं अनुसूची संसदीय विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की अनुसूची है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, सॉरी यार इधर साइड में गलत बता दिया, आठवीं में भाषाएं सॉरी। ये एथ शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, सेवन्थ शेड्यूल में लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट कवर रिलेटेड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 11th शेड्यूल का पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 11th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, तो इसमें लाइब्रेरीज हैं, फ्यूल फॉर्डर हैं, रूरल स्पोर्ट 11th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, और टेक्निकल टीचिंग भी है। ओके, इफ ए पार्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। तो द वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। यहाँ पे ट्राइबल पीपल की लैंड है, उसे नॉन ट्राइबल पीपल खुद शेयर नहीं कह सकता, तो पहला इसमें उसका सही होगा। अब ये आर्टिकल से क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है अपॉइंटमेंट ऑफ कैब, आर्टिकल 148 में आता है। ड्यूटीज एंड पावर्स ये 149 में आती हैं। एंड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन ये 150 में आता है। ऑडिट और रिपोर्ट ये 151 में आता है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, यही सही होगा। कैग की नियुक्ति 148 एंड के कर्तव्य शक्ति है 149, इनके खातों के समझ 150 एंड ऑडिट रिपोर्ट इसकी 151 में होती है। ओके, नेक्स्ट ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये राइट टू वर्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्वेंट्स। तो इसमें पहला इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड ये 39A में है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ये 48A में है। राइट टू वर्क आता है ये 41 में, एंड प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ये आर्टिकल 49 में है। ओके, तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट द मेनका गांधी केस, आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग पूछा हुआ है। इसमें द बर्डन लाइज इन द ऑन द पटिशनर टू प्रूव दैट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ व्हिच डिप्राइव हिम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्बिट्री। पहला स्टेटमेंट सही होगा इसका। अंडर विच आर्टिकल स्पीकर कैन अलाउ कर सकता है एनी मेंबर को, ये आर्टिकल 120 में आता है, तो आर्टिकल 120 में आता है। ये स्पीकर किसी भी मेंबर को अलाउ कर सकता है हाउस में बोलने के लिए। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 70। ओके, ये पूछा गया है आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 340 ये बिल्कुल सही है, बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के बारे में। 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये गलत है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में नहीं है। 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट, ये भी नहीं है। 342A हैज़ बीन एडेड थ्रू द 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो ये सही है। तो ऑप्शन इसका 1 और 4 सही है। इसमें ये दिया हुआ संविधान सभा के अनुच्छेद 340 ये ओबीसी के बारे में है। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति से संबंधित कार्रवाई का प्रावधान करता है। 342 अनुसूचित जाति के संदर्भ से विधि प्रदान करता है। ओके, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पीकर अलाउ करता है एनी मेंबर को टू स्पीक, ये भी बताया था 120A में है। ये दिए गए हैं
राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 तक D1 हो जाएगा, तो ये दो आपके निकल जाते हैं। राइट टू इक्वलिटी D1 होगा। ओके, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये 29 and 30 में दिए हुए हैं, तो A4 तो ऑप्शन डी इसका सही है। बी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन 32 में है, एंड कास्ट एक्सप्लोरेशन ये 20 से 24 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस को, मेंटेन करता है ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, ये भी सही है। यूज ऑफ यूएन पीस कीपिंग फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ये इसके अंदर नहीं आता 51 में। एंड एंकरेज करता है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ये भी सही है। बेसिकली ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डबल जेओपार्डी क्लॉज इसमें है। प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये भी है। प्रोविजन अगेंस्ट टॉर्चर, ये इसके टॉर्चर इसके इसमें आर्टिकल 20 में नहीं आता है। नेक्स्ट पोस्ट फैक्टो लो भी आता है। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन है? 43 इसमें पूछा हुआ है आर्टिकल 324 ये पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। ओके सॉरी, ये 324 इलेक्शन कमीशन से है। 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 315 पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। 280 ये फाइनेंस कमीशन के बारे में, और 318 ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। तो D1 हो जाएगा, तो ऑप्शन सही होगा इसका डी। 324 ये इलेक्शन कमीशन, 315 पब्लिक सर्विस कमीशन, ये फाइनेंस कमीशन, और 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ओबीसी है ना, शेड्यूल कास्ट है सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ पंचायत अंडर 243G के बारे में पंचायत की कौन सी पावर नहीं है? लैंड इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये है। इम्प्लीमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ये भी है। लैंड कंसोलिडेशन है। सॉइल कंजर्वेशन, ये भी कर सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये रेगुलेशन नहीं कर सकते लैंड रेवेन्यू का पंचायत। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोविजन रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का उसमें दिया हुआ है, वेरी इजी, आर्टिकल 61। According to the which constitution of India, constitution can be president of India in consultation with the chief justice transfer a judge of high court from the court to another court। तो ये आर्टिकल 222 के अंदर ऐसा कर सकता है प्रेसिडेंट। From which article does the president of India derive his or her pardoning power। तो ये pardoning power ये आर्टिकल 72 में दी गई है प्रेसिडेंट की। In which article of the constitution of India is there any provision of public service commission for the union and the states। पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन स्टेट्स ये दिए गए हैं आर्टिकल 315 में। 328 विधानमंडल के चुनावों से संबंध है। 340 ये सामाजिक शैक्षिक रूप से ओबीसी से है। 228 ये कुछ उच्च न्यायालय के हस्तांतरित करने की शक्ति है। अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो शेड्यूल कास्ट 338 के अंदर है। ओके ये अगेन आर्टिकल है, ये इधर देख लीजिए आप से नीचे। 265 ये कानून के प्रावधान के बिना कर को नहीं लगाया जाएगा। 266 भारत की संचित कंसोलिडेटेड फंड है, ये आकस्मिक निधि है। एंड 263 ये इंटर स्टेट काउंसिल आती है। ओके, तो इधर 263 इंटर स्टेट काउंसिल, और ये 267 कंटिजेंसी फंड। अगेन आर्टिकल है यार। 61 इम्पीचमेंट है। 72 में पार्डनिंग पावर है। 74 में इलेक्शन, 54 में इलेक्शंस हैं। 123 में ऑर्डिनेंस पावर होती है। 76 अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो इसका तो 1234 भी सही होगा, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट्स। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है भाई, ऐसा नहीं कर सकते। इन बालाजी राघवन वर्सेस स्टेट इंडियन फेडरल 1986 सुप्रीम कोर्ट हैज अनाउंस्ड दैट पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री इज द टाइटल, बट दीज अवार्ड्स वॉयलेट राइट टू इक्वलिटी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये वॉयलेट नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो नाइदर वन नाइदर टू इसका स्टेटमेंट होगा, नॉट टू। ये अगेन फिर से आर्टिकल्स 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन आता है 243 के में। 243 आई इसमें आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। 243 जेड डी में आता है ये कमिटी फॉर द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। एंड 243 जेड ई इसमें आती है कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग।
डी में आती है मेट्रोपॉलिटन एंड ई में आती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन। तो ऑप्शन सही होगा A2B1C4, A2B1C4, डी C3। सॉरी यार ये गलत हो गया। जेड डी में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आती है, ई में मेट्रोपॉलिटन, सॉरी। आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स प्रोसीडिंग्स एंड सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स से। ओके, अगेन ये फिर से द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परफॉर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ, तो केस फरहान भारती केस वेरी फेमस 1973। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से क्वेश्चन कौन से पूछ गए अब तक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन फॉर्म बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1953। तो इसमें सबसे पहले तो ये फजल अली आयोग आया था, फजल अली कमीशन आया था, KM कनिकर एंड हृदयनाथ कुंजरू, 2, 3, 4 तो ज़्यादा सप्रू नहीं थे। सिक्किम बिकम ए फुल फ्लेज स्टेट ऑफ यूनियन एंड ऑफ इंडिया, ये 1975 में बना था सिक्किम। ये 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसका ये है रखना। The citizenship and duty deals with the determination of citizenship on after, तो ये 26 नवंबर 1950 के बाद का डिटर्मिनेशन है। फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड टेकन द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द, ये ब्रिटेन से लिया गया है। भाग 3 में 14 से डालता है राइट टू इक्वलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द हेवियस कॉर्पस, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद हेवियस कॉर्पस, तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला से रिलेटेड है ये हेवियस कॉर्पस केस, याद रखना यार इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में ये रिट आई थी हेवियस कॉर्पस। फंडामेंटल राइट आर नॉन जस्टिसेबल होते हैं भाई, ये पहला गलत हो गया। DPSP ऑफ स्टेट्स आर मेड जस्टिसेबल इन जी नॉन जस्टिसेबल है, उल्टा दे दिया, दोनों गलत हो जाएंगे, बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट ये सर्जरी रिट है, उसके बारे में पूछा गया है। नेसेसरी इशू फॉर सर्जरी रिट इन इंडिया, तो देयर शुड बी ट्रिब्यूनल और ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चन अफेक्टिंग राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हैविंग ए ड्यूटी टू एक्ट सिविली। इसमें बोलेगा ऐसा अधिकार ऐसा होना चाहिए, इसके पास प्रजनों के अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रश्नों को निराकरण करने के वैधिक प्राधिकार हो और न्यायिक रूप से कार्य करने के कर्तव्य भी हो। तो ये पहला सही है स्टेटमेंट इसका। सच ट्रिब्यूनल्स और ऑफिसर्स एक्टेड विदाउट जुडिक्शन, ये भी सही है। सॉरी कर ठीक है, दोनों ही सही है स्टेटमेंट इसके। Who said that following words about fundamental right के बारे में, fundamental right should be looked upon not from the point of view of any particular difficulty of that moment but as something that you want to make permanent in this constitution, तो ये ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। DPSP के बारे में, the concept of direct principles of state policy in Indian constitution was borrowed from the constitution of, तो DPSP ये आयरलैंड से लिए गए थे। ये भाग 4 में 36 से 51 तक DPSP है। With reference to the directive principle of state policy, consider the following statement: the directive principle of state policy of Indian Constitution have been clearly divided into 3 parts: socialist, Gandhian and liberal। पहली बिल्कुल सही है, ठीक है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम द नेहरू ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, ये गलत है, तो इसका ओनली 1 सही होगा। ये स्वर्ण सिंह कमेटी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में ये टॉपिक आ चुका है। द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड द इंसर्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्वर्ण सिंह। अब ये आप ध्यान रखना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्वर्ण सिंह कमेटीज़ के रिकमेंडेशन के बाद ये ऐड हुई थी आर्टिकल 51A में 1976। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेशनल एंथम, रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये फंडामेंटल ड्यूटी है।
प्रोटेक्ट करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, यही फंडामेंटल ड्यूटी है। सेफ गार्ड करनी पब्लिक प्रॉपर्टी, यही फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं आता है, तो ऑप्शन इसका डी गलत हो जाएगा। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ स्पीकर, ये एडवाइस ऑफ स्पीकर पर नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ये डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट, तो पहला स्टेटमेंट से गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ राज्यसभा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 एंजॉय स्पेशल पावर टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी गलत है, तो इसका दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, दोनों इनकरेक्ट है। ओके, ऐसा पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में का सही नहीं है। यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल टू इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट, तो यार यही गलत है, एलिजिबल होते हैं। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ये सही है। इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द काउंसिल, से नहीं होते, ये भी सही है। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट अलाउड होता है, ये भी सही, तो पहला ही गलत होगा, इसका पहला ही गलत है। संविधान के अनुच्छेद 58 और 59 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के आधार पद के लिए दिया गया यार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कैन रिकमेंडेड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट ऑन सब्जेक्ट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, तो ऐसा कर सकता है प्रेसिडेंट। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल फॉर द कंसर्न स्टेट, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं बैठेगा, ऑप्शन ए इसका सही है। विद रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, शेड्यूल एरिया के बारे में पूछा हुआ है, तो विद इन ए स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया ए शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट एंड क्लस्टर ऑफ विलेज इन द ब्लॉक, ये भी सही है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, तो ये चीफ मिनिस्टर क्यों करेगा भाई, जब वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, तो ये काम गवर्नर का है, तीसरा गलत हो जाएगा, तो इसमें दो सही है। अगेन, इफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड void by the Supreme Court of India, all act done by him or her in the performance of duties of her office of president before the date of decision become invalid, ऐसा नहीं है, इनवैलिड नहीं होता, पहला गलत हो जाएगा। इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बीन डिसॉल्व, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। व्हेन ए बिल इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट्स विद इन विच ही हैज टू डिक्लेयर हिज असेंट, कोई टाइम लिमिट ऐसे प्रेस्क्राइब नहीं करेगी, तो ये भी गलत है, ऑप्शन इसका तो कोई भी नहीं बचा, फिर ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई। और ये यूपीएससी पूछेंगे क्वेश्चन भाई, इतना टफेस्ट ये साल सबसे टफ एग्जाम रहा, क्वेश्चन पेपर आया था इस साल। रेस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा हुआ, द मेंबर नॉमिनेटेड टू द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स और एलिजिबल टू द इंक्लूड इन द इलेक्टोरल कॉलेज, ये सही है स्टेटमेंट पहला। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ, ये सब कुछ भी नहीं है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश एंड ग्रेटर देन केरला, ये नहीं इक्वल होती है भाई सबकी। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुदुचेरी हायर देन, ये भी गलत है, तो ऑप्शन इसका एक ही सही हो जाएगा भाई, बस सिर्फ ओनली वन। Which of the following best describe the electoral system to elect the president of India? तो ये proportional representation है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। What is not true in relation to the election of president के बारे में क्या सही नहीं है? The provision of process of election of president of India described in the article 55 of the Indian Constitution, आर्टिकल 55 में दिया हुआ है, तो सही है। नहीं, आर्टिकल 55 में नहीं है ये भाई, ये गलत है, सही है ये स्टेटमेंट।
At nomination stage, the candidate has to submit shine at least 50 proposal and 50 secondaries, ये भी सही है. Value of vote of member of the state legislature based on the population of respective, ये भी सही है. 70-20 रेफरेंस डाटा लिया गया है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन डी आएगा. छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ है. Which of the following did not serve as the vice president before assuming the office of the president of India? वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या बोल, डिड नॉट सर्व एज द वाइस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट बनने से पहले जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, ये लोकसभा स्पीकर थे. ओके, बाकी सारे रहे. इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स, कितने भी बार रह सकते हैं भाई. With reference of the election of Vice President of India, which is declared void by the Supreme Court of India, which of the following statements are correct? With reference to the election of Vice President of India, which is declared void by Supreme Court of India, which of the following statements are correct? The acts done by him as a Vice President before such declaration are considered valid. बिल्कुल सही बात है. The act done by him as a Vice President on day of such declaration are not considered valid. नहीं, ये गलत है, valid माने जाएंगे. तो पहला ही ऑप्शन ओनली वन सही है, इसका बी सही होगा. विद रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पूछा, क्या सही है? आर्टिकल 109 प्रोवाइड फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस. आर्टिकल 109 प्रोवाइड करता है फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस इन सर्टेन केसेस. ये आर्टिकल 108 में दिया हुआ है, तो ये पहला गलत हो जाएगा. स्पीकर प्रेसाइड द जॉइंट सेटिंग, ये सही है. टू हाउस ऑफ द, तो ऑप्शन इसका ओनली 2 सही होगा. ओनली 2 सही है. ये कुछ दशाओं में आर्टिकल 108 में दी जॉइंट सेटिंग. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. द बिल पास बाई द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम ए लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सही है. तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन बी सही होगा. नेक्स्ट पूछा हुआ है, ये पोस्ट इन सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू है. कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटरीट ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही है. द पार्लियामेंट इज राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशंस ऑफ सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ द आइदर हाउस ऑफ, ये भी सही है. अगर दोनों ही सही होंगे, बहुत करेक्ट है. आर्टिकल 98 के अंडर आता है ये फाइनेंस बिल और मनी बिल के बारे में है. वैन लोकसभा ट्रांसमिट करता है फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड रिजेक्ट द बिल. फाइनेंस बिल को कर सकता है. वैन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड रिजेक्ट द बिल. मनी बिल में नहीं है, तो ये दूसरा भी सही है. इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो, मनी बिल में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती, ये स्टेटमेंट भी सही है. तो ऑप्शन इसका तीनों सही होंगे. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द चीफ बेनिफिट ऑफ बाइकैमेरिज्म का नॉट बेनिफिट, उसका कोई फायदा. तो इसमें सेकंड चैम्बर चेक द फर्स्ट चैम्बर टू प्रिवेंट मैजिटेरियन रूल, ये शेड्यूल बिल्कुल सही है. तो ऐसा हो सकता है बाइकैमेरिज्म में. इट चेक द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये भी सही है, चेक एंड बैलेंस बना रहता है. द सेकंड चैम्बर कैन एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ये भी सही है. इट ऑफन एक्ट एज ए चेक ऑन द डेमोक्रेटिक रूल पार्टिकुलरली व्हेन देयर मेंबर्स आर नॉन इलेक्टेड और इनडायरेक्ट इलेक्टेड. ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा. ऑप्शन डी ही गलत है इसका. ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है. ओके, तो एग्जामिन करते हैं. फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है. द 15th मेंबर ऑफ द कमेटी आर इलेक्ट बाई लोकसभा अमॉन्ग इट्स मेंबर्स. इसमें 22 होते हैं, 15 लोकसभा से एंड 7 राज्यसभा से. द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी इलेक्ट बाई द, ये लोकसभा स्पीकर करता है, ये करता है लोकसभा स्पीकर. इन केस ऑफ मेंबर ऑफ एनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड टू द पीएससी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड वेदर द शुड कंटिन्यू टू मेंबर ऑफ, ये भी सही है. ऑप्शन का सी गलत हो जाएगा इसका. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटिंग द डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ द मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द एग्जीक्यूटिव. तो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए. इनकरेक्ट है रिगार्डिंग राज्यसभा के बारे में. तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज द ओनली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फॉर 2 consecutive terms. 2 consecutive राधाकृष्णन ही नहीं रहे, ये हामिद अंसारी जी भी रहे 2 बार कंसेक्यूटिव टर्म के लिए, हामिद अंसारी. तो पहला गलत हो जाएगा. फॉर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर्टिफिकेशन ऑफ राज्यसभा वाज नॉट टेकन, ये सही है.
करंटली 8 मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा फॉर यूनियन टेरिटरीज, ये भी सही है। देयर हैव बीन 3 ओकेजन्स व्हेन जॉइंट सिटिंग अभी तक बुलाई गई, ये भी सही है। ये पहले ही इसका गलत हो जाएगा। ओके, जो द फॉलोइंग कमेटी डज नॉट हैव मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा। पब्लिक अकाउंट कमेटी में होते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग में भी होते हैं, एस्टिमेट्स कमेटी में नहीं होते हैं, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और ये सब लोकसभा से होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस में, स्टेट सर्विस में नहीं है, तो इसका डी गलत हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा इंक्लूड करता है ये मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये होता है मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड सिटीजन, ये भी होता है मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन देयर रिप्रेजेंटेशन, ये भी सही है। मोर ऑफ द वन ऑफ द है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। Who among the following was the first pro tem speaker of Union University elected to the speaker of लोकसभा। पहले प्रो टेम स्पीकर सोमनाथ चटर्जी थे। सोमनाथ चटर्जी लोकसभा ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्हें प्रो टेम स्पीकर के पद के बाद स्पीकर के पद पर नियुक्त किया गया था 14वीं लोकसभा के चुनाव। ये आर्टिकल 110 के बारे में मनी बिल, ऑल द एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नहीं भाई ऐसा कुछ भी, पहला गलत है। इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिसेशन एंड अल्ट्रेशन, डिविजन बाय द एनी टैक्स, ये होता है मनी बिल में। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, ये मनी बिल में आता है। एंड कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड फॉर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू पेमेंट ऑफ मनी इनटू द विड्रॉल ऑफ द मनी फॉर सस्ता, ये भी सही है। तो ये 3 चीज़ मनी बिल में आती है, तो 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सही है। आर्टिकल 110 में आता है मनी बिल। इसमें पूछा गया है हाउ मैनी ऑफ देम वर द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये सभी रहे हैं, अयंगर भी रहे हैं, ढिल्लो भी रहे हैं, बलराम जाखड़ भी रहे हैं, PM संगवा भी रहे हैं। ये इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, ये M अयंगर का ये रहा है 56-57, ढिल्लो का रहा है 69-71, बलराम जाखड़ का रहा है 80 से 85 एंड 96 से 98 रहा PM संगवा। Who was the first speaker of लोकसभा ऑफ द इंडिया। पहले स्पीकर महाबलंकर जी थे, पहला ये सही हुआ इसका। ये नॉट करेक्टली मैच से पूछा गया लोकसभा, उसका ईयर पूछा गया है। 7वीं लोकसभा का टर्म ये 1980 नहीं था, ये 1982-1980 रहा है। 11वीं का 1996, 9वीं का 1989 है, 13वीं का 1999 है। सो ये पहला खत हो जाएगा इसका। जनरली हाउ मैनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा। 3 सेशन होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून है, शीतकालीन। ऐसा पूछा गया एक्सक्लूसिव पावर पूछी गई लोकसभा की। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। टू पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एक्सक्लूसिव पावर है। इम्पीच प्रेसिडेंट, ये भी एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ऑप्शन इसका ओनली 2 सही होगा। ओके, नेक्स्ट विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में पूछा हुआ, कौन सा सही है। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर shall be held and such date as the speaker may fix, ये बिल्कुल सही बात है। स्पीकर जिस तारीख को फिक्स करते हैं उसी तारीख को इसका इलेक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है। There is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party। ऐसा प्रोविजन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। The deputy speaker has same power as of speaker when presiding over the sitting of the house, has no appeal lie against his rulings, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब वो लोकसभा की स्पीकर तरह काम करता है तो उसकी सेम पावर होती है। The well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly supported by the prime minister, नहीं ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन इसका 1 और 3 सही होगा। आर्टिकल 93 के अंदर लोकसभा अध्यक्ष तथा उसके उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 93 में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टॉपिक के ऐसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट पूछा गया है। इस सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट ए सिंगल मिनिस्टर और ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है। ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट ए प्राइम मिनिस्टर अलोन। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो पूरी लोग उसके अगेंस्ट में आता है, तो ये भी सही है। ये सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल, ये किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। सेंसर मोशन कैन मूव अगेंस्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ये भी सही है, तो ऑप्शन का सी गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट टू एंश्योर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, ये होता है मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका बहुत सही होगा। तो 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं यार, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसके बाद, ठीक है, थैंक यू। और ऐसे ही कर करके हम पूरा पॉलिटी से खत्म फिनिश कर लेंगे एमसीक्यू फॉर्म में।